वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्रिक्ट टेस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी एमसीक्यू पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 तक हो चुका था। अगर आपको देखना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू है सीएपीएफ आईएएस पीसीएस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसके साथ साथ ही ये एसएससी रेलवे कॉन्सेप्चुअल इसमें ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रश्न है फर्स्ट कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त है, यानी 263 अंतर्राज्यीय परिषद के किसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संसद, सेकंड ऑप्शन है आपका मंत्रिपरिषद, थर्ड ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने समरी का जो होता है, इसका जो समरी होता है आपका लेक्चर 2 में मैंने बताया है। ठीक है ना, कि 263 किसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो 263 आपका आता है भारत के राष्ट्रपति, यानी अंतर्राज्यीय संबंध स्थापित अंतर्राज्य का जो परिषद की स्थापना करता कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही है, कौन सही है और कौन नहीं है। तो वे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशी दोनों को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन 2 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, आर्टिकल यानी क्वेश्चन ऑप्शन 3 बोल रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है, कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 15, जैसे आपका हो गया 15, 16, 19 है ना, 19, 29 और 23 है ना, 15, 16, 19, 29 और 23, 15, 16, 19, 29 और 30, यह केवल और केवल आपका क्या है, भारत के नागरिकों पे ही लागू होता है। ठीक है ना, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 यानी केवल और केवल ये भारतीयों पे, विदेशी पे नहीं लागू होता। तो आपका ऑप्शन बोला क्या कि ये ऑप्शन 1 15 जो क्या है, नागरिकों तो भारतीय नागरिकों और विदेशी यानी दोनों पे लागू होता है। तो ये आपका ऐसे ही कट गया है ना, 15 क्या आता है, केवल और केवल आपका भारतीयों पे ही लागू होता है। फिर ऑप्शन 2 में क्या बोला कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16, ठीक है ना, भारत के नागरिकों, तो ये 15, 16 तो होता ही है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड आपको क्या बोला, तीसरा ऑप्शन, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 है ना, 21 क्या करता है, राज्य क्षेत्र में नागरिकों तथा विदेशी यानी कि आर्टिकल 21 आपका भारतीय नागरिकों पर भी या विदेशी पे दोनों पे लागू होता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 क्या हो गया, सही हो गया है ना, 1 और 3। ठीक है ना, कौन सा इसमें से सही है, तो केवल और केवल इसमें आपका हो गया 1 सही है। ठीक है, केवल और केवल 1, क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं इसमें, तो केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 1 तो इसमें सही ना, 2 और 3 होगा ना, क्योंकि पहला तो ना ऑप्शन कट गया था ना, फर्स्ट तो कट गया था, क्योंकि 15, 16, 19, 29, 30 तो आपका 16 तो होगा ही, क्योंकि ये केवल केवल भारत, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है इसमें सही है। ठीक है, 15 तो केवल और केवल भारतीय नागरिकों पे होता है, विदेशियों पे तो होता नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी आपका कट गया। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 कट गया तो ये गया और ये गया। ठीक है ना, तो 2 होगा ही और 3, 2 तो डेफिनेटली होगा, तो 2 आप चूज़ कर लीजिए, तो आपका यही आप मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन तथा यानी कि अधीन तथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, यानी समान संरक्षण का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, सही बात है। सेकंड ऑप्शन है विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। थर्ड ऑप्शन है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को। फोर्थ ऑप्शन है भारत में जन्म लेने वाले नागरिकों को। तो इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 14 क्या है, समता का अधिकार। ठीक है ना, समानता का अधिकार जो विदेशियों पे लागू नहीं होता है। ठीक है ना, समता का अधिकार सबको बराबर होता है।
तो भारतीय को ही होता है ना, तो केवल 1 एक सही है आपका। ऐसे ये आपका विदेशी नागरिक हो तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आपका भारत का राज्य क्षेत्र के अंदर रहने विदेशी जहाँ आया गलत हो जाएगा। आपका ये क्या है 4 नंबर, यानी कि सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, ठीक है ना। तो 1 और 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, 1 और 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए सबसे पहले कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, तो ये तो सही हो गया, केवल 1, तो 1 आपका इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, तो विदेश में भारतीय नागरिकों को, तो विदेश में रह रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद है भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, तो 1 और 4 इसमें ऑप्शन 1 और 4 नहीं बोल रहा है, तो इसमें केवल और केवल 4 आप मार सकते हैं, ठीक है। एक विदेशी से तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उपबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के बारे में तो बोला क्या, फर्स्ट ऑप्शन, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन संचालन कर सकते हैं, ये सही है। आर्टिकल क्या बोलता है, अल्पसंख्यक, आर्टिकल 30, ठीक है ना, अल्पसंख्यक वर्ग यानी अनुच्छेद 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है अपनी रुचि से शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद क्या बोल रहा है, ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, आर्टिकल 30 के अंतर्गत भाषाई निर्यातित धार्मिक अल्पसंख्यक, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत आपका भाषा ही नहीं संबंधित है, ठीक है ना। फिर आपका थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त परियोजना के लिए संस्थानों की स्थापना करना, उनका अनुरक्षण करने के लिए बेरोक अधिकार नहीं है। इस पर भी गवर्नमेंट का क्या होता है, नियम लगता है, ठीक है ना। बेरोक यहाँ लग दिया तो बेरोक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 4th नंबर, किसी धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्थान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा तो अल्पसंख्यक का दर्जा खोएगा नहीं, वित्तीय सहायता वो प्राप्त कर सकता है, तो दर्जा वो नहीं खोएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम, यानी बजट कैसे कैसे पारित होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, बजट तो पेश होता ही है, तो 1 आपका सही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वित्त विधेयक का पारित होना, यानी 3 है। उसके बाद क्या होगा, विभागीय सहमति होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, विनियोजन विधेयक पारित हो जाता है, यानी 1, 3, 4, 2 आंसर होगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति नियुक्त की। तो राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, तमिलनाडु सरकार से, ठीक है ना। राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, तमिलनाडु सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग, तो धर आयोग में मैंने क्या बताया था, लेक्चर यानी चैप्टर आप, है ना, कल का वीडियो देखिएगा, चैप्टर 6 में मैंने बताया था धर आयोग किससे संबंधित है, भाषाएं आधारित यानी कि राज्य का गठन से, ठीक है ना। मैंने चैप्टर 6 में बताया था, आंध्र प्रदेश जो सबसे पहले था। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत बताना है, ठीक है ना। तो संविधान सभा क्या हुआ था, संविधान सभा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है ना, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, मैंने बताया। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, यह अप्रत्यक्ष था, यानी कि चयन करना था प्रतिनिधियों को। यह एक बहुदलीय निकाय नहीं था, ठीक है, यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये सही था, ठीक है ना। विभिन्न समितियाँ इसमें बहुत सारी जुड़ी हुई थी। तो आपका हो जाएगा 1 और 4, यही IAS में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, IAS में भी पूछा हुआ प्रश्न है, और CFBF भी पूछा है 2016 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4, ठीक है ना। यह एक बहुदलीय निकाय नहीं थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, दल नहीं था, समिति था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष है ना, इन्हीं में से ही क्या होता है, अपने यानी आपसी सदस्यों को क्या करते हैं, निर्वाचन करके अध्यक्ष बनाते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। अब है आपका सामाजिक समानता, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं बताता हूँ इसको। सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है, यानी सामाजिक समानता का मतलब होता है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कार्य करना चाहिए, विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण में कोई प्रयास नहीं किए जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश, रेस, धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित ना हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना, अपने सामाजिक धर्म ये सबसे पीड़ित ना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी एक भारतीय जन परिसंघवाद की विशेषता नहीं है, यानी परिसंघवाद की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्तियाँ होती है, राज्य सरकार की होती है, अपनी शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यायालयों को संविधान और राज्य के बीच स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ नहीं होते हैं, है ना। राज्य अपना उसका एक संविधान होता है, मतलब अपना एक कानून होता है, वो केंद्र संघ है ना, संघ है, केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि वो दान नहीं देगा तो उसका कार्यकाल नहीं चलेगा। राज्य का अपना टैक्स आता है, ठीक है, उसी से वो अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों के बारे में क्या क्या इसमें सही है और नहीं है, ये बताना है। तो मानव अधिकार नैतिक सिद्धांत से प्रेरित प्राप्त है, सही बात है। वे राज्य द्वारा स्वीकृत कर लेने पर लागू होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगविदता संयुक्त राष्ट्र द्वारा 48 में संयुक्त यानी कि संघवाद 48 को क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकृत 48 को किया गया था। मानव अधिकार की सर्वदेशिकता को सांस्कृतिक सापेक्षिक चुनौती देती है ना, तो ये नहीं देती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या कहता है? तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के विरोध में करता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की संशोधन करने की शक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? तो मैंने इसका 1, 2, 3 जितने भी लेक्चर को सुनिएगा पॉलिटी का, तो 368 के तहत क्या किया था? 42वें संविधान संशोधन, इसी के तहत क्या किया जाता है? यानी संविधान संशोधन किया जाता है, यानी न्यायालय के पास से शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, सही नहीं है। तो पहला है आपका लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती है, ठीक है ना। अध्यक्ष जो विधेयक को पारित करने की कोई भी लोकसभा नहीं बुलाता, ठीक है। फिर आपका विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं प्रत्येक सदन द्वारा पारित ही किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है विधेयक को संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। विधेयक गैर सरकारी ये भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बोला गया कि विधेयक को अलग अलग पारित किया जा सकता है, लेकिन ये आपका ये सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है, यानी विधेयक को अलग अलग बहुमत से पारित होता है, ठीक है ना, 2/3 1/3, यानी ये पारित होता है, लेकिन लोकसभा क्या करता है, यानी ये अध्यक्ष नहीं बुला सकता, इतना अधिकार नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पूरा स्थापित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेलवे और सामान्य बजट। रेलवे और सामान्य बजट को क्या करता है? कटौती प्रस्ताव के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी घटा बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा MCQ खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पोस्ट आपको नेक्स्ट डे यानी कल में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।